तो क्या बता रहे थे कि सराउंडिंग, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर फ्रीजिंग वाटर में कोई अगर चला गया तो क्या होगा, एक्सपोज ज्यादा देर तक रह जाएगा, अगर तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा उसको। यानी उसका जो बॉडी का सिस्टम है वो सराउंडिंग से उसका टेम्परेचर जो है उसकी तरफ चला गया, इक्विलिब्रियम की तरफ। तो हाइपोथर्मिक कंडीशन शुरुआत में तो थोड़ा सा ही हुआ, तो हाइपोथर्मिक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन उसमें उत्पन्न हो गया, और ज्यादा देर तक रह गया हाइपोथर्मिक, then the person will go in coma and then it will lead to death. अगर उल्टा कर दें, थोड़ा सा गर्म कर दो या टेम्परेचर थोड़ा वार्म हो जाए, गर्मी का दिन 50 डिग्री टेम्परेचर अगर हो जाता है, अभी तक तो नहीं हुआ है, 45 में ही सब चिल्लाना शुरू कर देता है, तो क्या होगा, 70 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा, मरना शुरू हो जाएगा सब। तो इसलिए दे नेवर, लिविंग सिस्टम का प्रॉपर्टी है कि दे आर नेवर एट इक्विलिब्रियम विद देयर सराउंडिंग्स। द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस contained within a living organisms differ in kind and in concentration from those in the organism's surroundings. सराउंड कहने का मतलब सराउंडिंग का कंपोजिशन और लिविंग सिस्टम का कंपोजिशन दोनों डेफिनेटली अलग अलग ही है, समझने वाली बात है। ओके, तो a paramecium in a pond, for example, in a pond, a shark in the ocean, a bacterium in the soil, an apple tree in an orchard, all are different in composition from their surroundings, and once they have reached maturity, maintain a more or less constant composition in the face of constantly changing environment, constantly changing surrounding। कहने का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर जोर दे रहे हैं स्टीडी स्टेट को लेके, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा था कि स्टीडी स्टेट मतलब क्या। ठीक है, यहाँ पर आंसर उसका छिपा है। स्टीडी स्टेट मतलब दिस, वंस दे रीच मैच्योरिटी, ओके, दैट ऑर्गेनिज्म अभी तो डेवलप हो रहा है, ओके, तो उसमें तो डिफरेंट फॉर्म बदलते रहेगा, बच्चा बड़ा हो रहा है, हाइट बड़ा हो रहा है। एक बार मैच्योरिटी अटेन हो जाने के बाद लाइफ का, ओके, maintain a more or less constant composition in the face of constantly changing surrounding। अब ये steady state में आ गया after the maturation of that cell or that individual or that organism। अब वो steady state में है, more or less constant composition है, लेकिन डायनेमिक भी है, इसके अंदर भी थोड़ा गुंजाइश है, डायनेमिक भी है साथ ही साथ उसके अंदर, क्योंकि अगर डायनेमिक नहीं होगा तो लाइफ प्रोसेसेस कैसे कैरीड आउट होगा, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एक इंटरमीडिएट से दूसरे इंटरमीडिएट में एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो इट इज बिकॉज ऑफ द dynamism। Although the characteristic composition of an organism changes little through time, the population of molecules within the organism is far from static। पॉपुलेशन जो है मॉलिक्यूल का वो फार फ्रॉम स्टैटिक, आप भले ही वो कंपोजिशन सेम है, ओके। जैसे अगर अभी किसी का हम ब्लड काउंट करें, कहें कि आरबीसी काउंट करके बताइए, आरबीसी काउंट किया, सर मेरा आरबीसी 5 मिलियन पर डेसीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आरबीसी काउंट करने बोले, बोला 5 मिलियन, सेम है, थोड़ा बहुत अंतर होगा ही, मतलब मोर और लेस ओवर सेम 5 मिलियन। फिर हम बोले थर्ड मंथ 5 मिलियन, तो अब सवाल उठता है कि ये क्या वही पॉपुलेशन है आरबीसी का जो पहला मंथ में चेक किए थे, जिसका काउंट किए थे, दूसरा तीसरा मंथ में, क्या सेम पॉपुलेशन है? नो सर, आंसर इज नो। ऑल्दो द कंपोजिशन इज सेम, ठीक है, बट दे आर फार फ्रॉम स्टैटिक, क्योंकि कंटिन्यूअसली नया आरबीसी बन रहा है, कंटिन्यूअसली आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो रहा है, दीज आर स्टैटिक। भले देखोगे तो लगे कंपोजिशन सेम है, अब उसके अंदर जाओ देखो, पता लगेगा
कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसीलिए एक आपका प्लेट्यू मेंटेन्ड है। तो अब पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही सिर्फ ये प्लेट्यू डिस्टर्ब हो सकता है, अदरवाइज नहीं। हेल्दी इंडिविजुअल, हम नॉर्मल कंडीशन का बात करते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल में मोर और लेस एक प्लेट्यू टाइप का है, कि मतलब उसका क्या बोल रहा है, आरबीसी काउंट या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन मोर और लेस सेम है। देखिए, तो ये यही बात सबके साथ है। ठीक है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, प्रोटीन का भी देखेंगे। ड्राई वेट ऑफ ए सेल इज हाउ मच, बताए थे कितना था ड्राई वेट ऑफ द सेल इज, इकोलाई का कितना लास्ट क्लास में बताए थे ना, 70% तो वाटर ही है, 1% इनऑर्गेनिक आयन है। अब बाकी जो बचा उसका मेटाबोलोम, प्रोटियोम, लाइपोडोम, ग्लाइकोलोम, ये सब जोड़ जाड़ के कितना हो रहा था 29%। तो ये 29% स्टैटिक नहीं है, कंपोजिशन सेम है, बट दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इंटर कन्वर्जन हो रहा है, रेट ऑफ सिंथेसिस है, एनाबोलिज्म हो रहा है, कैटाबोलिज्म हो रहा है उसका। ओके, समझ में आया कि नहीं? यस सर। सिंपल बात है ये सब। चलो, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सुप्रामोलिकुलर complexes are continuously synthesized and broken down in chemical reactions that involve a constant flux of mass and energy through the system। और ये कैसे हो रहा है फिर? अब नया आरबीसी बन रहा है, पुराना आरबीसी मर रहा है। ओके, तो ये तभी संभव है जब बाहर से उसको कुछ इनपुट दिया जाए। कोई भी चीज अपने आप तो उत्पन्न हो नहीं सकती, तो बाहर से वो फूड और एनर्जी ले रहा है सिस्टम। तो इट रिक्वायर्स ए कांस्टेंट इनफ्लक्स ऑफ मास एंड एनर्जी। व्हाई कांस्टेंट? व्हाई कांस्टेंट? कांस्टेंट क्यों चाहिए उसको? ऐसा क्यों नहीं कि एक बार ले लिया फिर खत्म, फिर बाद में ले। कांस्टेंट भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका वो कांस्टेंट प्लेट्यू भी तो मेंटेन किए हुए है, रेट ऑफ सिंथेसिस, रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन भी तो सिमिलर है। अब कांस्टेंट को आप अगर बदल दिए, यानी खाना में गड़बड़ कर दिया आप, तो क्या होगा? प्लेट्यू भी गड़बड़ा जाएगा, प्रोटीन डिफिशियंसी हो गया या आयरन डिफिशियंसी हो गया तो घट जाएगा। तो इसीलिए कांस्टेंट एंड बैलेंस्ड इनफ्लक्स मेंटेन रखने के लिए आपको फ्लक्स यानी बाहर से अंदर की तरफ मास और एनर्जी का जरूरी है सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू योर ब्रेन एट दिस मोमेंट। हाँ देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो है आपके ऑक्सीजन जो है लंग से ब्रेन की तरफ कैरी कर रहा है, वेयर सिंथेसाइज्ड। और अभी जो ये कर रहा है वो कब सिंथेसाइज हुआ है? पास्ट मंथ में, पिछले महीने सिंथेसाइज हुआ है। और बाय द नेक्स्ट मंथ, बिकॉज दे आर मिड एज में है, वो बीच में है। आरबीसी का लाइफ कितना होता है? कितना होता है? 120 डेज। 120 डेज। गुड, वेरी गुड। 120 डेज कितना महीना हो गया? 4 महीना हो गया। यस सर। 4 महीना हुआ ना, तो इसीलिए देखो क्या लिखा है, एट दिस मोमेंट वी आर सिंथेसाइज्ड इन द पास्ट मंथ। पिछला महीना सिंथेसाइज हुआ हो सकता है, ये दूसरा महीना उसका चल रहा है। बाय द नेक्स्ट मंथ they will have been degraded and entirely replaced by new hemoglobin molecules। ये संभव है कि बहुत ज्यादा उसमें आगे तक डिग्रेड हो जाएगा, पूरा पॉपुलेशन है। ओके, और कंटिन्यूअसली उसमें पूरा बैच है, ऐसा नहीं कि एक महीना में पूरा का पूरा कंटिन्यूअसली बन रहा है। वो आपके कहां पर बन रहा है? ये एनीबॉडी बॉडी के किस हिस्सा में बन रहा है? सर बोन मैरो। बोन मैरो, वेरी गुड, बोन मैरो में हो रहा है। ठीक है, and replaced by new hemoglobin molecule. The glucose you ingested with your most recent meal is now circulating in your blood stream। कल रात को जो आप खाए थे रोटी, वो अभी आप बैठे हुए क्लास में सुन रहे हो, बोल रहे हो, उसमें वो रोटी जो था ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बन चुका है अभी तक, और वो ग्लूकोज अभी आपके ब्लड स्ट्रीम में रन कर रहा है, और वो अभी आपका सेल्स के द्वारा इंटेक करके आपके काम आ रहा है। डाइट ग्लूकोज जो आप, वो ग्लूकोज कहाँ से आया? जो रात में आप खाना खाए थे। ठीक है, इज नाउ सर्कुलेटिंग इन योर ब्लड स्ट्रीम। और ये आज दिन खत्म होने तक, तो उससे पहले तक कल जो आप खाए थे वो सब खत्म हो चुका होगा।
यूज्ड अप हो चुका होगा, या नहीं तो चूंकि आज आप फिर खाना खाइएगा सुबह, दोपहर, शाम, तो उससे भी रिलीज होगा क्योंकि कंटिन्यूअस आप ले रहे हैं। तो पिछला वाला अगर ये भी अगर वो आपका एनर्जी कंजम्पशन कम है तो हो सकता है पिछले वाला खाना से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सारा तो ग्लूकोज कन्वर्ट होकर ब्लड में आ गया पहले। ओके, अब उसके बाद जो बच गया वो उसका क्या होगा, क्योंकि आज फिर दिन में भी आप खाओगे, तो ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जो है ब्लड में बढ़ते ही चला जाएगा। तो उसको क्या करेगा, जो बच गया एनर्जी में खर्च नहीं हुआ, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट। हाँ ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजन में भी सबको कन्वर्ट नहीं करेगा ना, उसका भी एक सीमा है। ओके, ग्लाइकोजन भी सब में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो उसका सीमा क्या है कि एक सेल के अंदर ग्लाइकोजन जो है स्केलेटल मसल में होता है और बहुत ही कम मात्रा में अदर टाइप ऑफ सेल्स में भी होते हैं। तो रेस्ट जो है ग्लूकोज जो है आपका फैट बन जाएगा, या ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लिया जाएगा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के को सिंथेसाइज करने में, या अदर मेटाबोलाइट्स में यूज कर लिया जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट बनाने में यूज कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। अब सोचो जो जो हाई ग्लाइसेमिक डाइट जिसका है, बहुत ज्यादा ले रहा है, एनर्जी कंजम्पशन कम है, ओके, इनटेक ज्यादा है, तो उसका क्या होगा, स्टोरेज भी ज्यादा होगा, होगा कि नहीं, सॉरी, is over this particular glucose molecule now circulating in your blood will have been converted into something else. okay, और जो आप यूज कर लिए हैं और शाम तक ये सब कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया, जो एनर्जी जो आप एनर्जी यूज किए, जो ग्लूकोज यूज हुआ वो CO2 बन के निकला, जो यूज नहीं हुआ वो फैट बन के डिपॉजिट हो गया, एंड विल हैव बीन रिप्लेस्ड विथ ए फ्रेश सप्लाई ऑफ glucose, so that your blood glucose concentration is more or less constant over whole days. The amounts of hemoglobin and glucose in the blood remain nearly constant because the rate of synthesis or intake of each just balances the rate of its breakdown. ठीक है, इसका जो है ब्रेकडाउन का जो रेट है उसको बैलेंस करके रखा एक हेल्दी सिस्टम में, ब्रेकडाउन, कंजम्पशन और कन्वर्जन। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन से बच गया कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन से बच गया तो कन्वर्जन हो रहा है इनटू सम अदर प्रोडक्ट। द कॉन्स्टेंसी ऑफ कंसंट्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ ए डायनेमिक स्टेडी स्टेट। A steady state means dynamic steady state is a steady state that is far from equilibrium. Okay, एक फिक्स स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम पर, निर्जीव अगर है फिक्स स्टेट तो इक्विलिब्रियम की तरफ चलता चला जाएगा। जैसे कोई वस्तु, निर्जीव वस्तु रखी हुई है टेबल पर, फिक्स्ड स्टेट में है, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, पड़े पड़े क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका डिस्ट्रक्शन होगा, स्टार्ट रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, ओवर द, तो ये, बट डायनेमिक स्टेट जो है it is far from the equilibrium. Maintaining this steady state requires the constant investment of energy. When a cell can no longer obtain energy, it dies and begins to decay towards equilibrium with its surroundings. We consider below exactly what is meant by steady state and equilibrium. Now see, organisms, this bold statement पर गौर कीजिए। Organisms transform energy and matter from their surroundings. Okay, surrounding जो है, अब हम फिर से आ रहे हैं पुराना कंसेप्ट ऊपर। तो अगर एक यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम है, सिस्टम विद इन सिस्टम। ओके, इसके अंदर भी सिस्टम है, सोलर सिस्टम है। ओके, सोलर सिस्टम क्या हुआ, ओपन सिस्टम हो गया,
सोलर सिस्टम के अंदर भी अर्थ सिस्टम है, हमारा पृथ्वी का सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम है। इस ओपन सिस्टम के अंदर भी बहुत सारा सिस्टम है। ओके, जैसे कि हमारा घर एक सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम है। इस घर के अंदर भी बहुत सारा सिस्टम है, किचन आपका सिस्टम है। तो एक सिस्टम विद इन सिस्टम विद इन सिस्टम विद इन सिस्टम आर्किटेक्चर है। और इसके अंदर आपका एक ओपन सिस्टम, आप भी एक ओपन सिस्टम हो जो कि कैद हो, उसके अंदर हो, सिस्टम के अंदर पे सिस्टम के अंदर सिस्टम। तो ये जो है सिस्टम और सराउंडिंग, आप ये समझिए कि सिस्टम दो तरह के हैं, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम किसको कहते हैं? जब आपका मैटर का तो एक्सचेंज, मैटर का एक्सचेंज ना हो लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो। ठीक है, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। वैसा सिस्टम जिसमें मैटर का ये क्लोज नाम मैटर के कॉन्टेक्स्ट में है, यानी मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो देन द सिस्टम इज क्लोज्ड। व्हेन द सिस्टम इज ओपन, दैट टाइम, दैट मीन्स both matter and energy are in exchange with the surrounding. तो we are also open system. closed system का एग्जाम्पल हो गया, कोई बता सकता है? बहुत सारा एग्जाम्पल आपके इसमें होगा। क्लोज सिस्टम, प्रेशर कुकर जब तक सीटी नहीं मारे तो क्लोज सिस्टम, मैटर भी, भाप भी अंदर है। और अगर उसको क्लोज सिस्टम, थर्मोफ्लास्क, लेकिन उसको क्लोज, और क्लोज सिस्टम में ये बात, थर्मोफ्लास्क आइसोलेटेड सिस्टम है। थर्मोफ्लास्क आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मस हाँ फ्लास्क, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, थर्मल फ्लास्क आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, क्योंकि उसमें से एनर्जी, हीट भी बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, हीट भी बाहर नहीं आ रहा है, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम, एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक गैस सिलेंडर हो गया, वो भी अगर सील जब तक लगा हुआ है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें मैटर भी बंद है और एनर्जी भी बंद है। और अगर उसका सील ओपन करके लगा दिए सिलेंडर को चूल्हा में, तो वो हो गया ओपन सिस्टम। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल बताइए जहां पर आपका मैटर का एक्सचेंज हो रहा, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। बताइए, फ्रिज है? आवाज आवाज नहीं। अच्छा, फ्रिज भी है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या है, ओपन है कि क्लोज है? क्लोज सर ओपन होगा ना, ऐसे जब वर्क करते तो सर क्लोज होगा तो वर्क कर रहा है सर। वैसे मत खोलो, सोचो कि फ्रिज का दरवाजा खोले तो उसमें अंदर बाहर हम सामान करते हैं, तो ओपन सिस्टम है ना। उसको मतलब फ्रिज को, वो स्पेस को माइनस कर दो, वो हो गया आपका सराउंडिंग। ओके, जिसमें आप रैक जो है, जिस पर आप फूड रखते हो, जो ठंडा हो रहा है, वो सराउंडिंग में जो है, वो सिस्टम जो है वो अपने सराउंडिंग को ठंडा कर रहा है। ओके, तो सर प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम। प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम है। हाँ, ठीक है ना, प्रेशर कुकर जब तक सीटी नहीं मारे तब तक क्लोज सिस्टम है। सीटी मार दिया, मैटर निकल गया। और जैसे चाय की केतली अगर ढक्कन लगी हुई है, भाप नहीं निकल पा रहा जब तक, क्लोज सिस्टम है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? बॉडी भी सर। क्या चीज? अर्थ भी तो क्लोज्ड सिस्टम होगा फिर? नहीं, अर्थ कैसे क्लोज सिस्टम है? ओपन सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ओपन सिस्टम। अर्थ कैसे क्लोज सिस्टम? उल्का पिंड नहीं गिरता है अर्थ पर।
स्पेस से बहुत सारे वॉल्केनो भी तो है ना सर। वोल्केनो एरप्शन भी तो होता है। ओवरऑल मास तो कांस्टेंट ही रहता है ना सर। और वोल्केनिक, वो हाँ नहीं रुको, अभी आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। वोल्केनिक इरप्शन जो हो रहा है ना, तो वो तो अर्थ के अंदर से ही चीज निकल के अर्थ के ऊपर आ रहा है, उसी सिस्टम के अंदर ही है। अगर गैस निकल रहा है तो एटमॉस्फेयर में है। अर्थ इज इक्वल टू क्या, लिथोस्फेयर प्लस एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपका जमीन और हवा, ठीक है, अर्थ प्लस हम लोग एटमॉस्फेयर भी जो है अर्थ का ही पार्ट है ना। क्यों? क्योंकि ये जो गैस है, एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो अर्थ का ही एलिमेंट है, लेकिन वो बहुत लाइट है, इसलिए वो गैसियस फॉर्म में है। बट ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ से अटैच्ड है। अगर ग्रेविटी चला जाएगा तो वो चले जाएंगे, तब वो जाएंगे। तो वो अर्थ का ही पार्ट है एटमॉस्फेयर। तो वोल्केनिक इरप्शन से जो गैस निकला वो भी अर्थ ही है। लेकिन अब आप सैटेलाइट छोड़े अर्थ से, गया कि नहीं आपका वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, बहुत सारा मिशन यान आप भेजे, यहाँ से सैटेलाइट छोड़े, चला गया मास यहाँ से निकल के अर्थ का। ओके, उल्का पिंड गिरा, अर्थ पर बहुत सारा मास आया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यस नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है? यस सर, कट कट के आ रही है। हो रहा है। हाँ, यहाँ भी मुझे लगा कि नेटवर्क गड़बड़ हो गया है। क्या बता रहे थे हम? उल्का पिंड के क्लोज बारे में। सिस्टम, ओपन सिस्टम, अर्थ के बारे में। सर अर्थ क्लोज सिस्टम है या अर्थ ओपन सिस्टम है बाबू, समझे? क्योंकि इसमें जो है आपका जो है आप मैटर भी आ रहा है इसमें। इवन अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ वो इसी वजह से हुआ। ओके, अर्थ पर पानी कैसे आया? एक ओपन सिस्टम। हेलो, क्या हुआ? अर्थ पर पानी आने का भी वजह यही है क्योंकि ये अर्थ इज ओपन सिस्टम, ए प्लैनेट इज एन ओपन सिस्टम। कैसे? दो ओके, एक प्लैनेटिस्मल बॉडी था जिस पर पानी बहुत ज्यादा था, वो अर्थ से टकरा गया और सारा पानी अर्थ पर आ गया। तो इसलिए अर्थ फिर तो उल्का पिंड भी गिर रहा है, कॉमेट गिर रहा है। भले हम लोग का लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, एक लार्ज स्केल पर आप देखोगे मिलियन ऑफ ईयर्स में, तो पाओगे कि बहुत सारा मास इस पर ऐड हुआ है। ओके, तो ओपन सिस्टम और यही है आपका क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। समझ गए हम लोग क्या है? ओपन सिस्टम है। लिविंग सिस्टम, ऑर्गेनिज्म इज एन ओपन सिस्टम। क्योंकि ये सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट ले रहा है और वेस्ट को छोड़ रहा है, वेस्ट को छोड़ रहा है। तो ये हम लोग ओपन सिस्टम है। देखिए यहाँ ऊपर में एक दो लाइन छूट गया बोलना। फॉर केमिकल रिएक्शंस occurring in the solution we can define a system as all the constituent reactants and products, the solvent that contains them, and the immediate atmosphere, in short everything within the defined region of a space। यानी अगर सपोज एक बीकर में सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन का अंदर का सॉल्यूट, उस पर वाटर, और उस वाटर के अंदर जो इमीडिएट कांटेक्ट में थोड़ा सा जो ट्यूब के अंदर ही जो एटमॉस्फेयर है वो सिस्टम का पार्ट हो गया, और फिर उसके बाहर एक सराउंडिंग है। तो ये जो सिस्टम है ये एक डिफाइंड रीजन में है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्यों क्या डिस्टिंक्शन है? क्यों सिस्टम सराउंडिंग से अलग है? क्योंकि एक बाउंड्री है दोनों के बीच में। टुगेदर कंस्टिट्यूट सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। इफ द सिस्टम एक्सचेंजेस नीदर मैटर nor energy with its surroundings, it is said to be isolated। okay, so inverse is also a isolated system। लेकिन ये फिर डिबेटेबल है कि अगर ये सिस्टम है तो इसका सराउंडिंग कहाँ है। तो फिर वही बात हो गई, मुर्गी आया कि अंडा पहले आया। फिर वही बात हो गया कि यूनिवर्स फैल रहा है, बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग हुआ कहाँ? जब यूनिवर्स है ही नहीं तो स्पेस कहाँ है? स्पेस भी नहीं है। और यूनिवर्स फैल रहा है तो कौन सा जगह खाली है जिसमें यूनिवर्स फैल रहा है? तो ये सब बहुत ही पेचीदा सवाल है जिसका जवाब
नहीं मिलता है। इफ द सिस्टम, अभी खोजा जा रहा है, हो सकता है खोज ले। इफ द सिस्टम एक्सचेंजेस एनर्जी बट नो मैटर with its surroundings, it is closed system. If it exchanges both energy and matter with its surrounding, it's an open system. A living organism is an open system. It exchanges both matter and energy with its surroundings. Okay, organisms obtain energy from their surroundings in two ways. They take up chemical fuels such as glucose from the environments. कभी कभी पढ़ने में बोर हो जाए तो इसको ऐसे भी तुम लोग ये प्रैक्टिस किए हो कभी? एनीबॉडी? हेलो, क्या सर? ये टेक्निक काम, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? कट के आ रही। अभी आ रही है। अभी भी ओहो, अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ सर कि किस टेक्निक का बात किए? हम ये बोल रहे हैं कि कभी मैं क्या करता था, कभी कभी बोर हो जाता था पढ़ने में, या मुंह दुख गया या थोड़ा सा बदलना है, तो क्या करते थे, जैसे पढ़ रहे हैं, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन ओपन सिस्टम, इट एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी। ए लिविंग इज एन ओपन सिस्टम, इसको आप देखो, रेखा करके पढ़ो, गा करके। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स इंटू टू वे, देख इस तरह से रेखा करके सुर बदल बदल के पढ़ो, मजा आएगा पढ़ने में। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। Organisms obtain energy from their surroundings in two ways. They take up chemical fuels. अब देखिए ये बॉक्स हम आगे देखेंगे, अभी इसमें केस 2 को कहा है ऑब्जर्व करने के लिए। They take up chemical fuels such as glucose from the environment and extract energy by oxidizing them. बताया ही है। They absorb energy from sunlight. तो ये एनर्जी कहाँ से, फाइनली जो बेसिकली एनर्जी जो है सनलाइट से आ रहा है। ठीक है, एनर्जी चला सनलाइट से, प्लांट उसको ट्रैप कर लिया और उसको फिक्स कर दिया एनर्जी को। हम लोग उस प्लांट जिसने एनर्जी को फिक्स किया इन द केमिकल फॉर्म, हम लोगों ने उस केमिकल फॉर्म को हार्वेस्ट किया प्लांट से और खाए और ब्रेक डाउन करके फिर उस एनर्जी को हम लिए। लेकिन वो एनर्जी कहाँ से था ओरिजिनली? सनलाइट में। अब देखिए ये कह रहे थे कि आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चूंकि अब एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको आना जरूरी है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कौन कौन से लॉ हैं? 4 लॉ है। 4 लॉ है। पहला लॉ क्या है? सर जीरोथ लॉ। First law, sir, energy can neither be created nor be destroyed. It can only change from one form to another. Another, yes sir. तो ऐसे तो आप कहोगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दिस, ओके, बट बेसिकली द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जीरोथ लॉ ऑफ फर्स्ट, जीरोथ लॉ। जो फर्स्ट लॉ है वो सेकेंड लॉ है। तो ये ओके, तो अभी जो है इसको लिखने में आप इसको फर्स्ट लॉ ही लिखोगे, लेकिन मन में समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं, अंदर में यही समझ लेना फर्स्ट लॉ जो है वो एक्चुअली दूसरा लॉ, लेकिन लिखोगे आंसर जो होगा करेक्ट वो इसी तरह लिखोगे कॉपी में या सवाल जहां भी बुक में लिखा है। तो फर्स्ट लॉ, लेकिन फर्स्ट लॉ के पहले एक जीरोथ लॉ है, तो ये हो गया जीरोथ लॉ। फिर हम काउंटिंग करेंगे, 4 लॉ है तो ओके, तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ। तो पहले जो है वो जीरोथ लॉ है। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है? एनीबॉडी? एट इक्विलिब्रियम पे सर हीट एनर्जी जो होता है दो सिस्टम का इक्वल वो मेंटेन हो जाता है। यस सर, दोनों। गुड गुड, वेरी गुड। देखिए जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ जो है इन द सिस्टम दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। अगर हम कहेंगे कि इफ 2 सिस्टम्स, और ये सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, यानी उस सिस्टम से एनर्जी का
आदान प्रदान सराउंडिंग के साथ हो सकता है। अब थर्मोफ्लास्क की बात नहीं कर रहा हूँ, एक चाय का केतली एक्सचेंज जैसा, हाँ, हीट एक्सचेंज जिसका हो सकता है। तो सो इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स okay are each in thermal equilibrium with a third system. Suppose करो a thermodynamic system A है and a second thermodynamic system B is there, and if A is in thermal equilibrium with third thermodynamic system C and B is also in the thermal equilibrium with the third is in thermal equilibrium with the thermodynamic system C, then system A and system B are also in the thermal equilibrium. कहने का मतलब if A is equal to C and B is equal to C, that means A is equal to also B. Okay, so if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium with a third system, okay, then they are in thermal equilibrium with each other. समझ में आई बात? फिर से बोलते हैं, zeroth law of thermodynamics states that if two bodies are each in thermal equilibrium with some third body, then they are also in equilibrium with each other. समझ रहे हो बात को? तो अभी जो आप लोग का है वो भी वही बात है, सेम बात है कि अगर आप एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को इफ यू प्लेस और देन टेम्परेचर और अगर टेम्परेचर डिफरेंस है सराउंडिंग के साथ उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, तो टेम्परेचर हीट विल फ्लो अकॉर्डिंगली टू इट्स ग्रेडियंट, वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पर आएगा। अगर चाय रखी हुई तो धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, अगर बर्फ रखा हुआ है तो धीरे धीरे पानी पिघल के अपना पानी बन जाएगा कमरे के रूम के टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। यस सर। यस यस सर, यस सर। तो अब देखिए, फर्स्ट यहाँ पर लिखा नहीं था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहीं, इसने फर्स्ट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए हम सोचे जीरोथ लॉ भी बीच में डालना चाहिए। एनीवे, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका बेसिक मतलब यही है जो भी आप थोड़ी देर पहले बोले, एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होता है सर इसमें। energy can only transform from one form to another form. Energy cannot be created. बाद में ये जो थ्योरी है, फर्स्ट लॉ है, इसको चैलेंज किया आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन ने इसको गलत साबित करके भी दिखाया। ठीक है, लेकिन ये गलत है भी नहीं एक तरह से, वो एक एक्सेप्शनल केस है। जिस बट ये तो यूनिवर्सल है ना सर। यूनिवर्सल है, लेकिन जब मैटर, सिर्फ इसका एक्सेप्शन जब मैटर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म ना होता। ठीक है, क्या आइंस्टाइन ने बोला, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो मैटर जब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तब ना एनर्जी क्रिएट हो रहा है। जो प्रक्रिया सूर्य में हो रही है, वहां पर कहां से एनर्जी आ रहा है? वहां पर क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहाँ गया? सन में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अर्थ पर है, सन में कहाँ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ओबे हो रहा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वहां कहाँ से एनर्जी आ रहा है? फिशन से आ रहा है, मैटर इज कन्वर्टिंग इनटू द एनर्जी। ओके, डेथ ऑफ स्टार का मास धीरे धीरे घटते जाता है। ओके, सिंपलर एलिमेंट्स जो है वो फिशन हो करके फ्यूजन हो करके हैवियर एलिमेंट्स बनते हैं। इसीलिए हम आज जो अर्थ पर कार्बन है वो कब बना? बहुत पहले बना। इसीलिए अर्थ का जो है लाइफ जो है 4.6 बिलियन ईयर्स पर, लेकिन यूनिवर्स का उत्पत्ति 15 बिलियन साल पहले हुआ। ठीक है, सोचिए, तो 4.5 के पहले भी 11.5 जो है आपका, यानी 11 जो है बिलियन पहले यूनिवर्स आ गया, एलिमेंट बन रहे थे बहुत सारे।
तो सिंपल स्टार्स बने। पहले सिंपल जो स्टार थे पहले वाले, जो बिग बैंग होने के तुरंत जो बाद फॉर्म हुए सिंपल स्टार, उस सब में हाइड्रोजन हीलियम था। अभी ये सब भी सिंपल स्टार है। फिर उसके बाद वो कोलैप्स करके उसके कोर में फिर क्या हुआ, आपका हैवियर एलिमेंट्स बना। स्टार का डेथ हुआ आफ्टर बिलियन ईयर्स ऑफ एज, तो सुपरनोवा हुआ। फिर उससे हैवियर एलिमेंट्स के बादल निकल गए, बाहर आ गए। फिर वो मैटर कंडेंस होकर गैस में फिर एक अलग बॉडी बना। तो इस तरह से होते होते बिलियंस ऑफ ईयर्स में अब जाकर के ये हमारा सोलर सिस्टम बना। ठीक है, आफ्टर 5 बिलियन ईयर्स, बिफोर 5 बिलियन ईयर्स, तब जाकर के ये बना। तो ये जो अभी आप धरती खोद कर लोहा जो निकाले, ये आयरन कहाँ से आया? उस समय बना। ओके, तो समझ रहे बात को? तो इसीलिए अर्थ यूनिवर्स के पहले टाइम में हैवियर एलिमेंट्स नहीं थे। फिर जैसे जैसे यूनिवर्स का लाइफ बढ़ते जा रहा है, हैवियर एलिमेंट्स जो है अपीयर होते जा रहे हैं। एंड टुवार्ड्स द डेथ ऑफ द यूनिवर्स, जब डेथ होगा उसमें और भी ज्यादा हैवियर एलिमेंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, या नहीं भी हो, मतलब यहाँ तक रुक जाएगा। इवन कार्बन भी जो है बाद में वाले स्टार्स बनाते हैं, यानी इंटरमीडिएट स्टेज में जाके कार्बन बना था। आयरन का तो और भी बाद में नंबर आया। ठीक है, तो ये हम क्या कह रहे थे? तो स्टार में क्या हो रहा है? मास इज कन्वर्टिंग इनटू द एनर्जी। इवन अर्थ पर भी मास इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। एटम बम फोड़ रहा है तो क्या हो रहा है? मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बट वो इतना मिनिस्किल है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं चल रहा है कि वो उतना मास चला गया, गायब हो गया। ओके, तो फर्स्ट लॉ जो है ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये ठीक है। आप समझो तो कि क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं, हमेशा तो गलत नहीं है, ये सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, एंड दैट ऑल्सो इज नॉट ऑलवेज ट्रू। Both are partially true, both are existing, both types of mechanisms are there. Okay, तो फर्स्ट लॉ भी कर रहा है, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब देखो ये मॉडिफाइड रूप में ये क्या लिखा? इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो द फॉर्म ऑफ द एनर्जी मे चेंज। मैटर का बात ही नहीं किया। नहीं, मैटर का बात किया कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जिस समय यूनिवर्स का बर्थ हुआ उस समय जितना एनर्जी था यूनिवर्स में, उतना ही एनर्जी आज भी है। अभी तक पूरा कांस्टेंट एनर्जी है, ना कुछ घटा है ना कुछ बढ़ा है। सिर्फ जो है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ऑल्दो द फॉर्म ऑफ द एनर्जी मे चेंज। तो दिस इज आपका पार्शियली, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, यानी एनर्जी तो बढ़ रहा है क्योंकि फिशन हो रहा है, तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। लेकिन ये फर्स्ट लॉ है। देखते हैं आगे इसका क्या क्लैरिफिकेशन देता है इस बुक में, लेकिन फिलहाल तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, क्योंकि एनर्जी जो है क्रिएट हो रहा है सन में, स्टार्स में, तो कांस्टेंट कैसे रहेगा यूनिवर्स में? ऑल्दो द फॉर्म ऑफ द एनर्जी में चेंज, दिस मीन्स दैट द, आगे देखते हैं आगे क्या इसका एक्सप्लेनेशन देता है, फिर हम देखते हैं। दिस मीन्स दैट व्हाइल एनर्जी इज यूज्ड बाय अ सिस्टम, इट इज नॉट यूज्ड अप, rather it is converted from one form into